नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में हम अलग अलग थीम्स पर फोकस करते हुए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करते आए हैं। आज हम स्मॉल इंडस्ट्रीज के बड़े गढ़ लुधियाना का रुख कर रहे हैं। हम यहाँ पर लीडिंग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एमएसएमईज की चुनौतियों का जायजा लेंगे, नए मौकों को एनालाइज करेंगे और स्मॉल बिजनेसेस की तैयारियों पर मंथन करेंगे। लुधियाना यूं तो मझोले शहरों में गिना जाता है, मगर आबादी के मामले में ये महानगर कहलाने की हैसियत रखता है। आधिकारिक रूप से इस शहर की आबादी 17 लाख से ज्यादा है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। लुधियाना पंजाब ही नहीं, देश का एक बड़ा एमएसएमई सेंटर भी है, जिसका जायजा लेंगे एमएसएमई शो के जरिए और जानेंगे यहाँ के लोगों से असली लुधियाना को। लुधियाना में हौजरी के अलावा साइकिल और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इस शहर की प्रमुख इंडस्ट्रीज में शुमार है और शहर को खास पहचान देने में इन इंडस्ट्रीज का अहम योगदान है। उत्तर भारत में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के बड़े क्लस्टर में लुधियाना का नाम प्रमुखता से आता है। यहाँ तैयार हो रहे हौजरी और रेडीमेड गारमेंट्स घरेलू डिमांड को पूरा करने के साथ कई दूसरे देशों में निर्यात भी किए जाते हैं। सिलाई मशीन की मैन्युफैक्चरिंग में भी लुधियाना की मजबूत हिस्सेदारी है। साथ ही ट्रैक्टर कलपुर्जों, ऑटो टू व्हीलर पार्ट्स के उत्पादन में लुधियाना ने अपनी एक अलग जगह बनाई है। तो हम मौजूद हैं लुधियाना में, जो कि एमएसएमईज का बड़ा सेंटर है और बड़ी संख्या में हमारे साथ यहाँ पर एमएसएमईज मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू। लेकिन बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे यहाँ से। हमारे साथ उपकार सिंह आहूजा साहब हैं, प्रेसिडेंट CICU। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सचित जैन साहब, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वर्धमान स्पेशल सील्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। आहूजा साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। सर, हमने ये देखा है एमएसएमईज जो कि इकोनॉमी की बैकबोन है, उन्होंने बाउंस बैक करने के प्रयास किए हैं और काफ़ी हद तक किया भी है, लेकिन ग्लोबली भी हम देख रहे हैं काफ़ी अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टनिटीज़ हैं। ऐसे में इस समय इस सिनेरियो के बीच में आप ग्राउंड पर जो मूड है उसे किस तरह से बयां करेंगे? ये जो डिकेड है वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा टाइम है और पूरी दुनिया जो है वो अपनी सप्लाई चेन रीअलाइन कर रही है और एमएसएमई के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। मगर हमारे कई चैलेंजेस हैं, जैसे बैंक से लिक्विडिटी इजीली नहीं अवेलेबल होती, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इशू है, हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी। इवन एमएसएमई में कैपेसिटीज़ हमारी अप टू मार्क नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं जो हमारा कंपीटिंग कंट्री चाइना के साथ, तो जैसे हम बाइसिकल जितने हम बनाते हैं, चाइना हमसे 10 टाइम्स ज़्यादा बनाता है। और जब कोई एक्सपोर्ट बड़ा ऑर्डर आता है तो हमारे पास कैपेसिटीज़ नहीं है। कैपेसिटीज़ बढ़ाने के लिए हमें इक्विपमेंट ऐड करने हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, उसके लिए बैंक इंटरेस्ट है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये कुछ चैलेंज अगर सेट राइट कर दिए जाएँ तो एमएसएमई कैन ग्रो लाइक एनी। जी सचित साहब, हम ये देख रहे हैं कि इस एनवायरनमेंट में कई न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं ग्रोथ के लिए, और एमएसएमईज की जो फंक्शनिंग है, अगर आप हमें कुछ पर्सपेक्टिव दे सकें कि इनफैक्ट उन्हें इन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए कई मोर्चों पर काम करना है, ग्रो करने के लिए भी और कुछ हद तक सर्वाइव करने के लिए भी, तो आप किस तरह से उसे रीड कर रहे हैं और आपका क्या एडवाइस होगा? उपकार जी की बात को मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था अगले 10 साल हिंदुस्तान के, जहाँ तक मेरा मानना है अगले 20 से 30 साल हमारे देश के लिए। तो ये लंबा रनवे हमारे देश के पास सामने है और उसके लिए तैयार होना ज़रूरी है। पर अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आएंगी, ये वॉलेटिलिटी भी साथ में चलेगी, तो उतार चढ़ाव भी चलेंगे। तो हमें एमएसएमईज को और हर संस्थाओं को देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे खर्चे कितने कम से कम हों। तो खर्चे कम हों तो जब उतराव आएगा तो आप सरवाइव कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी हमें लानी पड़ेगी कि जैसी अपॉर्चुनिटी आए उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकें। उसके लिए एक प्रोफेशनल सोच वो लाना ज़रूरी है, यानी माइंडसेट अपने दिमाग में। क्योंकि एक एमएसएमई जब होता है, वहाँ जो मालिक है, जो प्रोप्राइटर है या जो बॉस है, वही मार्केटिंग हेड है, वही फाइनेंस हेड है, वही प्रोडक्शन हेड है, वही परचेज हेड है, वही पेमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, तो और मल्टीपल, मतलब दे वेयरिंग मल्टीपल हैट्स। एब्सोल्युटली। तो इतने सारी काम उसके पास है। और जैसे उपकार जी ने कहा, फाइनेंस की भी दिक्कत है। तो इन चीज़ों में वो अकेले कहाँ तक भाग सकता है?
तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी प्रोफेशनल सोच हो, एक ट्रस्ट अपने एम्प्लॉयज़ में ला करके, अपने एम्प्लॉयज़ को अपना बना करके कि उनके साथ चल करके आगे बढ़ें, तो एक साझेदारी में आगे काम बढ़ तो जाता सर है। ये जो नई संभावनाएं सामने आ रही हैं उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, उसमें क्वालिटी को और बेहतर करना, उसमें वेस्टेजेस को रिड्यूस करना, इनके लिए किस तरह से आप बताएंगे, मतलब कदम कैसे रखा जाए ताकि इन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप भी कर सकें और कहीं पीछे ना रह जाएं? उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो हम अगर हिस्ट्री में जाएं तो जापान जो देश था वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उन्होंने क्वालिटी को अपनाने का एक रुख अपनाया कि वेस्टेजेस प्रोसेसेस से हटाने की, और दूसरा रुख है क्वालिटी के लिए इन्वेस्टमेंट करना। एमएसएमईज के पास कैपिटल की दिक्कत पहले से ही है, तो उनके लिए जापान का जो तरीका कि क्वालिटी सर्कल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स से धीरे धीरे चल के सिस्टमैटिक तरीके से चलें, तो उससे कम खर्चे में ज़्यादा फ़ायदा जल्दी हो सकता है और वो सस्टेनेबल रहेगा। राइट सर। और धीरे धीरे करके बीच बीच में एक क्वांटम जंप लेने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आहूजा साहब कैसे काम हो रहा है, और इनोवेशन को आप एग्जैक्टली किस तरह से डिफाइन करेंगे? कई बार स्मॉल बिजनेसेस को लगता है कि इनोवेशन हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन वो डे टू डे ऑपरेशंस में भी कई तरह के इनोवेट करते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ जो हमारी एमएसएमई है उसका एक विशेष सर्कल है। पूरे इंडिया की जो एमएसएमई है वो लिमिटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, और जब उसमें कंपटीशन हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, उनके रिसोर्स कम जनरेट होते हैं, उससे वो टेक्नोलॉजी में दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो ग्लोबल फिनोमेना है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का, वो ये कहता है कि 30% ऑफ योर रेवेन्यू शुड कम फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि कंपनीज़ को नए प्रोडक्ट्स के लिए, अपने प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्ट्स में इनोवेशन के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। सो यही हम अपनी एसोसिएशन लेवल पे जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उनको हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम यहाँ जो बैठे हैं चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग में, वी आर प्लानिंग टू क्रिएट ए सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये बताइए, इस शहर में तो वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अलग जज्बा है, अलग जुनून है, पर हम ये भी देख रहे हैं जो चाइना से जिस तरह का कंपटीशन है, वो जो कॉस्टिंग है या क्वालिटी, या मतलब आप ओवरऑल कैसे देखेंगे वो गैप्स जो हैं उसको कैसे ब्रिज करना है, और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इस नए दौर के लिए कैसे एक्सेलरेट करना है, कैसे आगे बढ़ना है? देखो, एक्सेलरेट करने के लिए जैसे सचिन जी ने बताया कि हमें जितनी भी मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। लीन मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, उनको अगर हम अडॉप्ट करेंगे, अपनी कॉस्ट कम करेंगे, कंपनीज लीन रहेंगी, तो वो कंपनीज ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएगी। हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये जो चाइना +1 के तहत जो नई संभावनाएं आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हम उसको टैप करने के लिए कितने तैयार हैं और उसके लिए कैसे आगे बढ़ना होगा? पूरा देश और हर सेक्टर तैयार नहीं है इसके लिए। उसको तैयार होने के लिए बड़ी कंपनियों को भी काम करना पड़ेगा, छोटी कंपनियों को भी काम करना पड़ेगा। कैपेसिटीज़ तो हमें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि आज ऑर्डर लेके एक बड़ी अमेरिका की रिटेलर आता है कोई, और उसको ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए कैपेसिटी ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? तो एक चीज़ और जो ज़रूरी है, अगर ये कंपनियाँ आपस में कोलैबोरेट करें कि नई अप्रोच लाने की, अकेला मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पर अगर 8-10 कंपनियां, जैसे CI के क्लस्टर अप्रोच थी, तो उस तरह से अगर 5-10 कंपनियां इकट्ठे काम करके अपने आप की कैपेबिलिटीज बढ़ाएं जी, तो उससे बहुत फ़ायदा आगे हो सकता है। आप जैसे फाइनेंस का इनिशियली मेंशन कर रहे थे आहूजा साहब, हम ये वर्किंग कैपिटल में एक पहलू पर आपकी राय चाहेंगे। डिलेड पेमेंट्स जो एमएसएमईज के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसे एड्रेस करने के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं। जैसे हमने देखा, इसको सेक्शन 43B में इंक्लूड किया गया है, और एक्चुअली जब पे किया जाएगा तभी डिडक्शंस अलाउ की जाएंगी, जैसे बजट में अनाउंस हुआ। इस तरह के स्टेप्स का ग्राउंड पर कैसा आप इम्पैक्ट देखते हैं? ये क्योंकि देखिए, अभी बजट अनाउंस हुआ है तो इसका जो इम्पैक्ट है आने वाले सालों में होगा, मगर जो डिलेड पेमेंट है एक बहुत पेनफुल एरिया है इंडस्ट्री के लिए, और जैसे स्टेट के भी डिलेड पेमेंट कमीशन है, वो भी पेमेंट की रिकवरी नहीं हो पाती। जो बड़ी कंपनीज हैं ख़ास तौर पे, वो एमएसएमई को कई बार टाइमली पे नहीं करती, मगर जो प्रोफेशनल कंपनीज हैं दे पे ऑन टाइम।
सो ये आने वाले दिनों में इनको खास तौर पे देखना पड़ेगा कि टाइमली पेमेंट, हर कोई अपने सर्कल में टाइमली पेमेंट करे। आपसे सजित साहब एक और पहलू समझते हैं, ये जो आप बात कर रहे थे कि न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और इस तरह से हमें आगे मूव करना है, उसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसी के अकॉर्डिंगली फिर स्किल्स की भी ज़रूरत है। तो अपनी टीम्स को, वर्कफोर्स को उस तरह के स्किल्स को अपग्रेड करना और रीस्किल करना और अपस्किल करने के लिए एमएसएमईज को कैसे सपोर्ट करना होगा, इकोसिस्टम को? नहीं, तो सबसे पहले तो जो एमएसएमई ओनर खुद अपने आप को कंटिन्यूसली एजुकेट करता रहे। दूसरा, नेक्स्ट जनरेशन की तैयारी भी करे कि उनको भी बिजनेस की और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दे। अपने आप में भी एजुकेशन, क्योंकि कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, अपने बच्चों में भी और अपनी संस्था में भी, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए भेजना ज़रूरी है। और कई बार ये डर लगा रहता है कि मैं एम्प्लॉय को स्किल करूं और एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। वही कहते हैं ना, ट्रेनिंग ग्राउंड है, अट्रैक्ट करने में भी चैलेंज है, फिर रिटेन करने में भी और ज़्यादा दिक्कत रिटेन होती है। करने में आप ये एक ट्रस्ट का माहौल अगर हम बनाएं और एक रिवॉर्ड का माहौल बनाएं, तो आप ये समझिए कि जैसे एक एम्प्लॉयर को अच्छे एम्प्लॉय की तलाश है, तो एम्प्लॉय को भी अच्छे एम्प्लॉयर की तलाश है। एक ऐसे माहौल की तलाश है कि जो उसको काम करने में सुकून मिले, इसको मज़ा आए। तो फिर चलते हुए आपसे दोनों से एक एक फाइनल कमेंट लेते हैं। आहूजा साहब, आप पहले बताइए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर स्टेप्स उठाए गए हैं। हम देख रहे हैं स्टेट्स के बीच में कंपटीशन भी हो रहा है, काफ़ी प्रयास हो रहे हैं और एंटरप्रेन्योरियल फ्रेंडली पॉलिसीज़ भी आ रही हैं। किस तरह से और आप स्टेप्स की उम्मीद कर रहे हैं ताकि जो उद्यमी है वो अपने कोर पर, अपने कारोबार पर फोकस करे, उसकी ग्रोथ पर ध्यान दे? इंडस्ट्रियलिस्ट को खाली अपने बिजनेस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, मार्केटिंग पे फोकस करने के लिए छोड़ देना चाहिए। बाकी उसकी जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो या तो डिजिटल हो जाने चाहिए या ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाने चाहिए। उसको किसी ऑफिस में ना जाना पड़े और कोई भी उसको हैजल फ्री इन्वायरमेंट होना इंडस्ट्री के लिए बड़ा ज़रूरी है। जैसे अभी सेंटर ने इनकम टैक्स के जितने भी ऑडिट्स हैं वो फेसलेस कर दिए हैं, तो दैट इज़ ए गुड स्टेप। सो अगर इस टाइप का काम हो जाए, इजी हो जाए इंडस्ट्री के लिए, जो उसको, क्योंकि डॉक्यूमेंट से हर चीज़ पता चलती है, उसको बुला के वहाँ हरास करने से कुछ इतना ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है। सो एक बड़ा अच्छा स्टेप है। ऐसे जितने भी हमारे ऑडिट्स हैं, मैं समझता हूँ जैसे जीएसटी का ऑडिट है वो भी फेसलेस हो जाना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो इधर ऑनलाइन हो जाने चाहिए या फेसलेस हो जाने चाहिए। सचिन साहब, चलते हुए हम आपसे एक फाइनल कमेंट लेंगे। आप हमें ये बता सकें, आपका जो अपना सफ़र रहा है ग्रुप का और अपनी जर्नी को देखते हैं, तो ऐसे कोई टॉप 3 लर्निंग्स जो आप एसएमईज़ के साथ शेयर कर सकें? तो सबसे पहले तो प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़रूरी है। सेकंड, प्रोफेशनल मतलब एजुकेशन करके एक प्रोफेशनल अप्रोच कायम करना। सेकंड, वेरी स्ट्रॉन्ग कस्टमर एंड क्वालिटी ओरिएंटेशन। अगर कस्टमर है उसको आपने जफ्फा पा लिया, और पंजाबी लोगों में बड़ी ज़बरदस्त काबिलियत है, माइंड में आ जाए तो ऐसा जफ्फा पा लेंगे कोई छोड़ के जा नहीं सकते पंजाबी को। और तीसरी चीज़, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, कि एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा व्यवहार रहे हमारा और कैसा रिवॉर्ड करें उनको, कि वो उनको लगे कंपनी की बढ़ोतरी में उनकी अपनी बढ़ोतरी है, और वो कंपनी के मिशन के साथ और अपनी मिशन को एक बना पाएँ। तो ये 3 चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस है कि इन चीज़ों ने हमारे ग्रुप को बहुत मदद दी। तो इतना ही समय था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज़ सभी के साथ शेयर करने के लिए। सचिन साहब थैंक यू, आहूजा साहब आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लुधियाना सिटी की एक इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कहानी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हम जल्दी लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं लुधियाना में और अब समय है इस शहर की एक प्रेरणादायक कहानी से आपकी मुलाकात करवाने का। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिको पावर टूल से जितेंद्र सिंह जी। आपकी जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं वो पावर टूल्स का है और इनकी कहानी जो है वो एक रिपेयरिंग से शुरुआत होती है और वो मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में जिस तरह से आते हैं। तो आइए इनकी कहानी को समझने का अब हम प्रयास करते हैं और उससे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस पिक करने की कोशिश करेंगे।
तो जितेंद्र जी ये बताइए, हमने ये देखा कि आप रिपेयरिंग के स्पेस में थे, 1994 में आप मैन्युफैक्चरिंग में आए, आखिर आना कैसा हुआ? थैंक यू सौरभ। पहले तो ये ऐसा हुआ कि अगर मैं पूरी स्टोरी बताऊं तो मुझे लगता है 26 साल चाहिए, क्योंकि 26 साल की जर्नी है मेरी, इतना टाइम नहीं है। उसको बिल्कुल मैं शॉर्ट करके मेन पॉइंट बताऊंगा, जो सुनने के बाद कुछ फ़ायदा भी हो किसी को, तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जी। तो मैं शुरू करता हूँ 1992 से, जब मैंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की, 10वीं कंप्लीट की लुधियाना में। उसके बाद मेरे फादर साहब ने मुझे लकड़ी के काम में छोड़ दिया कि आप कारपेंटरी का काम करो और उसके बाद जाओ दुबई। तब ये ट्रेंड होता था कि दुबई बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो मैं वहाँ पर 3-4 महीने लगाए लकड़ी की शॉप पर। फिर फादर ने कहा नहीं, आप वापस आ जाओ। पर मेरे पास कुछ आ गया, वो हुनर आ गया लकड़ी का, वो ऐड हो गया मेरे पास, 4 महीने का ऐड हो गया। उसके बाद जो मेरे बड़े ब्रदर हैं, हम 3 ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर इलेक्ट्रीशियन हैं, पहले इलेक्ट्रीशियन का काम शुरू किया। तो वो जब मोटर वाइंडिंग करते हैं, इंडस्ट्री से मोटर आती थी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती थी कि मोटर में इतना सारा कॉपर डालते हैं और लेबर इतनी सारी लेते हैं। तो जितेंद्र को पावर टूल में डालो, पावर टूल में कॉपर इतना सा लगता है, लेबर बहुत लेते हैं। उनकी ये फीलिंग थी तब की। तो उसमें उनको मौका और अपॉर्चुनिटी हाँ, दिखी। उनको अपॉर्चुनिटी दिखी, यार इसमें कुछ मार्जिन है। तो उन्होंने कहा कि जितेंद्र को रिपेयर शॉप में डालो। तो मुझे तो कुछ भी करना था, मैंने तो कभी मना ही नहीं किया। तो मुझे रिपेयर शॉप में डाला सीखने के लिए, जहाँ मिक्सी वगैरह और ऐसा कुछ चलता था। तकरीबन 1 साल बाद, मुझे आज भी याद है, मेरे घर की मिक्सी ख़राब हो गई और उसको मैंने रीवाइंड कर दिया। वो बहुत खुश हुआ मैं भी कि मैं अभी वो लेवल पर आ गया कि हम उसको रीवाइंड कर सकते हैं। तब रीवाइंडिंग का ज़माना था, नए पार्ट नहीं मिलते थे इतने, तब की बात कर रहा हूँ 94 में। तब वो जब हो गया, फिर हमने दोनों ने डिसाइड किया कि अब ऐसा करते हैं, हम एक शॉप बनाते हैं जहाँ पर फोकल पॉइंट में, वहाँ पर हम रिपेयर वगैरह क्या करेंगे, जो आएगी मोटर वाइंडिंग आएगी। तब पीपी नंबर होता था, तो हमें फ़ोन आता था कि आपके बाजू में एक पंखा ख़राब है, उसको ठीक करना है। तो हम वहाँ जाते थे, हमें मुझे लगता है 10 या 15 रुपये मिलते थे, हम उसको ठीक करते आते थे। पर ये पंखा बताने की बात ये है कि तब भी इतनी शिद्दत से करते थे कि ये पंखा आज के बाद ख़राब नहीं होगा। रिपेयरिंग में जिस तरह से आपने मेहनत करके एक जगह जैसे बनाई, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आज जस्ट आप ये बता सकें व्यूअर्स को, अभी फ़िलहाल कितना टर्नओवर है? अभी 30 के करीब है, 30 इतना है। ये जिस तरह से आप इस स्पेस में आगे बढ़े हैं और मैन्युफैक्चरिंग में आपने जो मेक इन इंडिया पर भी हमने देखा जो काम हो रहा है, उस पर आपने जिस तरह से फोकस किया है, जोर दिया है। और अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे चाइना से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसमें फिर एक तो कॉस्ट भी है, क्वालिटी भी है। मतलब आप किस तरह से कॉम्पीट करते हैं या कैसे अपनी जगह बनाते हैं? बिल्कुल, हमारा जो प्रोडक्ट है वो है वुड वर्किंग राउटर मशीन। ये 100% वुड वर्किंग इंडस्ट्री के लिए है। और वुड वर्किंग की जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे आपको बताया, मैंने 4 मंथ रिपेयर की उसमें भी लगाया वुड वर्किंग में, और हमारे जो बैकग्राउंड में थे वो भी सब कारपेंटर थे। तो हमने जो मशीन डेवलप की वो 100% कारपेंटर की सूटेबिलिटी को देखते हुए डिज़ाइन की। वो बड़ी जल्दी उनको एक्सेप्ट हो गई कि ये मशीन ठीक है, रादर देन जो बाहर से आती है। तो उसमें फीचर डालने लगे, वहाँ से फिर वो ग्रोथ होनी धीरे धीरे शुरू हो गई हमारी। तो अभी जैसे देश में तो डीलर्स के नेटवर्क हैं आपके, हाँ, हमारा 600 प्लस नेटवर्क है डीलर यहाँ पर। एक्सपोर्ट मार्केट पर क्या नज़रिया है? एक्सपोर्ट में ये है कि मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मेरा यूनिट बिल्कुल रेडी है टेक ऑफ करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। पर मुझे जो लैकिंग लगती है वो लगती है कि कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं भी वहाँ ज़्यादा देख नहीं रहा। मेरा बिल्कुल यूनिट में कैपेसिटी मैं डबल कर सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है मेरे यूनिट की। तो हमारी ओर से आपको आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद। तो आइए अब हम इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम रुख करते हैं भोगल साहब का। भोगल साहब शुक्रिया। भोगल साहब ये बताएं, जैसे हम विभिन्न पहलुओं पर बात कर रहे थे, इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप सस्टेनेबिलिटी को कैसे देखते हैं? ये जो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है इस दौर में, वो एमएसएमईज़ के लिए कितनी अहम है? नमस्कार सौरभ जी। आपने एक बहुत एप्ट क्वेश्चन पूछा। सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी, एनवायरनमेंट, कार्बन फुटप्रिंट, इवन एमएसएमई के लिए अब रियलिटी है। अब कोई भी ओईएम ग्लोबल कस्टमर लेंगे, आपको अब ये ऑडिट्स के क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू कंप्लाई। तो ये एक चैलेंज डेफिनेटली है,
So sustainability, even in the near future, has become an absolute necessity. इन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की जो बात हो रही है, आप यंग बिजनेस लीडर्स के साथ क्लोजली काम करते हैं, तो इसमें ये ब्रांडिंग की काफ़ी अहमियत रहती है, जैसे हम बात कर रहे थे, और एग्रेसिव मार्केटिंग भी नए बाज़ारों में। देखिए सौरभ जी, मार्केट इज़ ओपन एंड ग्लोबलाइजेशन हो रही है, और ब्रांडिंग इज़ नॉट ओनली पुटिंग योर ब्रांड पोस्टर्स एंड ऑल, इट्स अबाउट एडिंग वैल्यू टू योर ब्रांड एंड क्वालिटी द प्रोडक्ट जो आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट टाइम पे जाना और ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए कैपेबल होना, दीज आर द मेन मेजर कंपोनेंट्स टू ऐड वैल्यू टू योर ब्रांड। मित्तल साहब, आप बताइए, आप एक्सपोर्ट स्पेस में भी हैं, तो ये आप हमें समझाइए, जो मेक इन इंडिया की बात हो रही है और जिन आप फॉरेन बायर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनसे अभी किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको? मुझे इस टाइम पे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, स्पेशली जो चाइना +1 का इनिशिएटिव हुआ है, उसके अंदर क्या है कि इंडियन मार्केट के पास, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है टू प्रोसीड इन एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स एक प्रूविंग ग्राउंड है। अगर आप वहाँ पे अपनी क्वालिटी और डिलीवरी मेंटेन कर लेते हैं अलॉन्ग विद दी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, और आने वाला टाइम इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए किस तरह के सपोर्ट की और ज़रूरत होगी इंडस्ट्री को? So देखिए, when I am talking about the industry specifically in Punjab and that too steel industry, हम लोग लैंडलॉक्ड तो हैं ही हैं। स्क्रैप सारी बाहर से आनी है, और जो फिनिश्ड भी है वो भी सारा यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होना है। बाहर मीन्स एक्सपोर्टेड टू अदर स्टेट्स। हमारे यहाँ जो एक क्लियरेंसेस की बात हो रही है, बीट स्टेट क्लियरेंसेस और क्लियरेंसेस फ्रॉम द सेंटर, उनमें डिले जो आ रहा है वो 1 से 2 साल का आ रहा है। और स्टील इंडस्ट्री ने, अब स्टील मिनिस्ट्री ने बोला है 300 मिलियन टन्स का टारगेट 2030 तक हमने सेट किया है सारा। बट अगर क्लियरेंसेस ही 2-2 साल तक नहीं मिलेंगी तो वो टारगेट 2040 तक भी नहीं अचीव हो पाएगा। अभी हमने देखा एक्सपोर्ट ने $750 बिलियन का आंकड़ा पार किया है। ग्राउंड पर कैसा मूड है, आपका क्या असेसमेंट है और क्या आप कहना चाहेंगे? थैंक यू सौरभ जी। सबसे पहले तो सबको मुबारक, 750 बहुत बड़ा था और अचीव हुआ है। थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द एक्सपोर्टर फ्रेंड्स। ग्राउंड पे 2 चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है। एक तो सबसे बड़ी है हमारी फंडिंग जो है, वो बैंक से जो फंडिंग होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग है, वो प्रॉपर नहीं है, अभी भी लैक हो रही है वहाँ पे, अभी भी दिक्कतें हैं बैंक को समझाने में कि हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो जो हमें फंडिंग करते हैं उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम है। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी इंसेंटिव्स, जो भी इनिशिएटिव्स, जो भी उनकी पॉलिसीज आती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए। आइए अब हम करते हैं, डॉक्टर जिंदल हमारे साथ हैं। मैम, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, विमेन इन मैन्युफैक्चरिंग, अपना बता सके आप हमें? Over the last 15 years, it's been 15 years that I have been associated with it. I have seen that now we don't need to create. लोग aware हैं, market aware है, we just have to reach our customers and show our presence. So दूसरी चीज़ जो है, पहले हम ready-made थे, on order बनाते थे. Now from tailor-made we are shifting to ready-made kind of an industry where we are going to be shifting to volumes now. तो एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में लुधियाना से अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये सफ़र जारी है। अगले कार्यक्रम में हम एक और मेजर एमएसएमई सेंटर का रुख करेंगे। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार, गुड बाय।